कि जिस जंगल राज की बात भाजपा कर रही थी वह जंगल राज बिहार में आ गया है। तो जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। नीतीश जी अगर पैर खींच लेंगे तो दिल्ली भी डगमग हो जाएगी। गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती हैं। भरत बिंद भाजपा के गले की फांस बन गए। मेरे इस बात से सहमत है कि कैमूर बीजेपी में गुटबाजी है। जब आप हारते हैं तो आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में। इस देश में रहने वाले और इस देश की रोटी खाने वाले जो अराजक तत्व हैं उसका फायदा उठा रहे हैं। सर, जिले से भाजपा ब्राह्मण चेहरे को नकार रही है। भभुआ विधानसभा में इसको टिकट मिलना चाहिए और ठीक ठाक आंकड़ा सर आपके पक्ष में आया। तो कोई एक व्यक्ति कह देगा कि ये टिकट डिसाइड हो गई, तो ये झूठी बातें हैं। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है। कि जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है उसी समय सरकार को पता चलता है क्या कि इसकी जमीन अवैध है या घर मकान अवैध है। आपके हर प्रश्नों का ठोक कर जवाब देगा और उसी जवाब देने के लिए मैं बैठा हुआ। नमस्कार, वंदे भारत समाचार के बदकही के इस चमकीले एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। दर्शकों, आज जो इंटरव्यू करने जा रहे हैं हम लोग, एक अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के और भभुआ भाग 205 में प्रत्याशी के दौड़ में है। हम उनसे जो सवाल करने जा रहे हैं कि वो सवाल कुछ यूं होंगे कि भाई आप अधिवक्ता हैं तो फिर चुनाव में क्यों। दूसरी बात यह है कि अगर आप चुनाव में आ रहे हैं तो किस पार्टी से आएंगे, जिस पार्टी से आप आएंगे उसका बहुमत क्या है, उस पार्टी में आपकी हैसियत क्या है, उस पार्टी में आपको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और टिकट नहीं मिलेगा तो आपका भविष्य का प्लान क्या रहेगा, इसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप पूरा इंटरव्यू जरूर देखिए। जिन व्यक्ति के बारे में मैं इंट्रो में आपसे बात किया उन व्यक्ति का नाम है अजय दुबे। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं और हमारे साथ मौजूद है। सर, आप हमारे चैनल पे हैं, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सर आपका परिचय हम किस रूप में करवाएं, भाजपा नेता या सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता? दोनों रूप में। क्या आप पूर्व अधिवक्ता कर दें? नहीं, मतलब वर्तमान अधिवक्ता भी और वर्तमान अधिवक्ता भी और वर्तमान नेता भी भाजपा। हाँ, इसलिए कि अगर मेरा आप टैगलाइन देखेंगे मेरे सोशल मीडिया का, उसके ऊपर लिखा हुआ है मैंने कि प्रोफेशन बाय एडवोकेट बाय प्रोफेशन एंड पैशन, पॉलिटिशियन बाय पैशन। हाँ, ठीक है सर, हम आते हैं आपके सोशल मीडिया से। एक सवाल है सर, आपने लिखा है कि योगी नहीं जाएंगे मठ, बजाएंगे लठ। सर, क्या लोकतंत्र लठ से चलेगा? उसका जो परिप्रेक्ष्य था वो उस संदर्भ दूसरा था। सर थोड़ा सा समझाइए। देखिए, उसका मतलब ये है कि लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकारें और सरकार अगर कोई कानून लेकर आई है और कानून के तहत सरकार चल रही है, तो जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये कहने का मतलब ये था। सर, सहमत है हम आपकी बात से, लेकिन अगर उसी की भाषा में जवाब दिया जाने लगेगा तो फिर न्यायपालिका क्या करेगी सर? न्यायपालिका का उल्लंघन कहाँ है? और उसी की भाषा में कहने का मतलब है कि वो भी जो भाषा होगी वो किसी न किसी न्याय संगत होगी, वो भी कानून के प्रोविजन और प्रावधानों के अनुसार ही होगी। वो कहने का मतलब है अब तक कानून जो सिर्फ किताबों में घूम रहा था, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस कानून का एक एक अक्षर से पालन करके और क्रियान्वयन करके दिखाया है। उसके ऊपर मेरा यह बयान। आपको नहीं लगता क्या कि ये सारे कानून एक विशेष समुदाय पर लागू होते हैं? कोई समुदाय नहीं, सब कानून सबके लिए बराबर है। नहीं, योगी जी का जिस कानून की आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि एक विशेष समुदाय के ऊपर लागू होता है? कहाँ बुलडोजर चलेगा तो एक विशेष, या अपने विरोधियों के? नहीं, बुलडोजर उस पे चला है जो दोषी है। आपको ठीक से इसका मतलब जानकारी नहीं है। बुलडोजर उसके ऊपर चला है जो दोषी है। मैं कह रहा हूं कि हम जो है दुनिया के सबसे बड़ा ठेकेदार बने और हमारा घर जो है वो सरकारी जमीन के ऊपर बना है, अतिक्रमण करके बना है, उसके ऊपर सरकारें हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएगी और आप दुनिया के सबसे बड़े समाजवाद का और दुनिया का चोला पहनकर घूमे और सरकार आपसे नहीं पूछेगी कि आप चोला पहनकर घूम रहे हैं दुनिया में, आप ठीक है नहीं है। ठीक है सर, हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन सर एक यहाँ पर एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन है। क्रॉस क्वेश्चन ये है कि जब कोई व्यक्ति
अपराध कर देता है उसी समय सरकार को पता चलता है क्या कि इसकी जमीन अवैध है या घर मकान अवैध है? देखिए, जो भारत का लोकतंत्र है, अगर आप बहुत बड़े ही इसको व्यापक पैमाने पर अगर देखेंगे तो भारत का लोकतंत्र बहुत लचीला है। ठीक है सर। जितने स्ट्रिंजेंट जो कड़े कानून अमेरिका के लोकतंत्र में हैं, दुर्भाग्यवश 75 साल बीतने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर में आज भी लिबरल डेमोक्रेसी चलता है, जिसका फायदा इस देश में रहने वाले और इस देश की रोटी खाने वाले जो अराजक तत्व हैं उसका फायदा उठा रहे थे। इसीलिए उस उठाए हुए फायदा को आप ये किसी समुदाय विशेष से नहीं है, अगर कोई भी किसी भी समुदाय से व्यक्ति बिलोंग करता हो, संबंध रखता हो, अगर वो दोषी है तो उसको अंदर से चूहे के बिल से निकाल करके उसकी सजा दी जाए। ठीक है सर, आपने बोला कि चूहे के बिल से निकालकर सजा दी जाए। ऐसी ही परिस्थिति अब बिहार में बन रही है। एक प्रसिद्ध व्यवसायी खेमका की हत्या, फिर एक अस्पताल में घुसकर, पारस अस्पताल में घुसकर मर्डर हो गया। दिन दहाड़े पूरा रील्स जैसे तमंचे निकाले गए। क्या आपको लगता है कि जिस जंगल राज की बात भाजपा कर रही थी वह जंगल राज बिहार में आ गया है? देखिए, उस जंगल राज की तुलना इस सुशासन राज से नहीं की जा सकती है। ठीक है सर। इसलिए नहीं की जा सकती है, मैं उसके पीछे उदाहरण बताता हूँ। देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम और क्राइम में बहुत बड़ा फर्क है। मैं लॉ का विद्यार्थी होने के नाते इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी और भी बता दूं आपको। और दूसरी चीज, इस प्रदेश के अंदर में 1990 से लेकर और 2005 तक 50,000 से अधिक हत्याएं हुई। ठीक है सर। वो भी ऑर्गेनाइज हत्याएं हुई। ठीक है सर। 32,000 से अधिक इस प्रदेश के अंदर में बलात्कार हुए हमारे बहन बेटियों का। ठीक है सर। 117 नरसंहार हुए, ऑर्गेनाइज्ड नरसंहार, और जिसकी थियरी उस समय के जो मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं और उनका परिवार जो है, वो मुख्यमंत्री के जो घर था, आवास था, वहां से उसकी थियरी गढ़ी जाती थी। वो जंगल राज, इसलिए उसकी जंगल राज की तुलना दी जाती है। और जंगल राज वो किसी भारतीय जनता पार्टी का नेता ने नाम नहीं दिया है, कोर्ट ने दिया था। कोर्ट के एक जस्टिस ने उसका नाम दिया है कि वो जंगल राज था, जिसके अंदर में न तो मिलिट्री काम ढंग से काम कर रही थी, न न्यायालय काम कर रहा था, न पुलिस काम कर रही थी, और अंधाधुंध सरेआम 2 बजे दिन में ही लोगों को पेट्रोल डालकर जला दिया जाता था। और उसके आगे जब आपके किसी भी पार्टी का, राजद के एक बड़े नेता के हाथों से 150 से अधिक हिंदुओं का यहां कत्ल किया गया, और उसमें खामोश होकर, और खामोशी नहीं, पूरे तत्पर होकर उस समय की सरकार उसका सहयोग कर रही थी, इसलिए उसका जंगल राज नाम दिया गया था। और यहाँ जो पारस हॉस्पिटल में हुआ या खेमका की हत्या हुई, ये देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाएं एक लोकतंत्र में शोभा नहीं देती हैं, लेकिन घटना होने के बाद ही सभी पकड़े गए। घटना होने के बाद सारे लोग पकड़े गए, और यथा जो कानून सम्मत है उसका बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब यहाँ की पुलिस देगी, हमारी प्रशासन देगी। आप इंतजार कीजिए और इसका आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ से हमको, अब आपकी भाषा थोड़ी सी बदल गई। भाजपा यूपी में यूपी बिहार में, सॉरी, यूपी में आपने बोला कि हाँ बुलडोजर चलना चाहिए, वो बुलडोजर बिहार में क्यों नहीं चल पाता है सर? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, और बिहार के अंदर में हमारी गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती हैं। हमारी जब पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में प्रचंड बहुमत की, जिस दिन जनता आशीर्वाद देगी उस दिन यूपी जैसा और यूपी से भी कड़ा यहाँ जवाब मिलेगा। इस बात का मैं आश्वासन आपके बीच में देना चाहता हूं। ठीक है सर। यहाँ से एक और सवाल है। देखिए, दरअसल समस्या क्या है मेरा, कि हम जब तक चीजों को समझ नहीं लेते हैं तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं। आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल ठीक है सर। मैं ये आपसे पूछना चाहता था सर, कि आपने बोला गठबंधन की सरकार है, ये इशारा केंद्र की तरफ है क्या, कि नीतीश जी अगर पैर खींच लेंगे तो दिल्ली भी डगमग हो जाएगी? देखिए, केंद्र में 2024 के बाद में गठबंधन की सरकार पहले भी रही है, लेकिन हमारी सिंगल मेजोरिटी भी रही है। 2024 में हुई, इससे पहले तो नहीं थी। नहीं, इससे पहले तो ठीक। अब की मैं बात कर रहा था। इसकी कोई मजबूरी नहीं है। कुछ जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किए जाते हैं,
तभी एक दो दल का मतलब क्या हुआ, दो विचारधारा एक साथ बैठ करके एक अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, उसके ऊपर सरकारें बनती हैं। और जिस किसी का अपना पर्सनल जो पार्टी का एजेंडा होता है, वो एजेंडा उसमें शामिल नहीं होता है, जिससे सरकारें गिर जाएं, टूट जाएं, इस तरह का काम नहीं होता है। इसीलिए गठबंधन की सरकार है, इसीलिए हम जो आप यूपी वाली जो ट्रीटमेंट कह रहे हैं वो यहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है अभी। लेकिन आपको देखने में भी आ रहा होगा, सुनने में भी आएगा कि 2025 में जब हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार गठबंधन में भी बनेगी तो उसी तरह की व्यवस्था हम लोग देंगे। इस बात का आश्वासन आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूं। सर, जब से भाजपा केंद्र के सत्ता में आई है और अधिक राज्यों में चुनाव जीती, तब से सर इलेक्शन कमीशन पर विपक्ष के द्वारा खासा आरोप लगाया जा रहा है। सर, इस बात को आप कैसे देखते हैं? और यहाँ से हमारा सवाल भी रहेगा। देखिए, वो आरोप सभी बेबुनियाद है। बेबुनियाद मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप कर्नाटका में जीतते हैं तो वहां आपका ईवीएम और इलेक्शन कमीशन सही हो जाता है। ठीक है सर। जब आप पश्चिम बंगाल में जीतते हैं तो आपका सही हो जाता है इलेक्शन कमीशन, उस समय आपके ठीक है लोकतंत्र वहां है। ठीक है सर। जब आप हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं तो वहां लोकतंत्र सही है। ठीक है। लेकिन वही चुनाव अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में होता है या मुंबई में होता है, महाराष्ट्र में, तो वहां जब आप हारते हैं तो आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में 1975 में था। लोकतंत्र खतरे में उस समय था जब इस देश के अंदर में एफसीआरए जैसे कानून लाए गए कि विदेशी चंदा ला करके मिशनरियां और ये जो इस्लाम है इस देश के अंदर में पूरा का गजवाए हिंद इसको बनाया जाए। उस समय एफसीआरए को लाया गया और एफसीआरए से सबको संरक्षित भी किया गया और यहां सबका प्रचार प्रसार हुआ। वो लोकतंत्र के खिलाफ था। लोकतंत्र के खिलाफ वो था जो राइट टू एजुकेशन आया। मैं आपके भी माध्यम से पूरे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस तरह की बौद्धिकता बहुत कम सुनने को मिलेगी। आपने पूछ लिया है, मैं बता देना चाहता हूं। राइट टू एजुकेशन इस देश के अंदर में आया है और राइट टू एजुकेशन को में से मदरसे को बाहर रखा गया। क्यों रखा गया? क्या मदरसा इस देश में नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। क्या मदरसे के ऊपर लोकतंत्र लागू नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो लोकतंत्र उस समय खतरे में था। लोकतंत्र उस समय खतरे में था कि 1954 में नेहरू जी आपके वक्त कानून बना दिए, जबकि हमारा तो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। उसमें किसी एक धर्म विशेष के लिए इस तरह की कानून बनाने की क्या जरूरत थी? 1954 से इस तरह की व्यवस्था इन विपक्षी पार्टी और कांग्रेस समर्थित दलों ने दी है। वो लोकतंत्र का खतरा है। बाकी कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, आप उठाकर देख लीजिए, हिस्ट्री इतिहास देख लीजिए, कभी भी लोकतंत्र का, कभी भी संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। संविधान हमारे लिए और संसद मंदिर है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जो है माथा टेकते हैं कहां जाकर? संसद की सीढ़ियों के ऊपर। इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी प्रधानमंत्री ने संसद को मंदिर माना और मंदिर मान करके उसका काम कर रहा है। नहीं, अभी तो जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं बहुत सारे काम ऐसे हुए जो इतिहास में पहली बार ही हुए हैं। सर, आगे हम आते हैं इस प्रश्न पे। जो SIR हो रहा है, स्पेशल, बड़ा टेढ़ा सा इंग्लिश नाम, आप उसका मतदान जो है, मतदाता जो सूची है उसका सत्यापन हो रहा है। सत्यापन हो रहा है। थोड़ा सा शुद्ध भाषा में बताएंगे तो दर्शकों को भी दर्शक थोड़ा सा अंग्रेजी में मतदाता सूची का सत्यापन हो रहा है। नहीं, पुनरीक्षण हो रहा है। पुनर्निरीक्षण, गहन निरीक्षण। थोड़ा सा अंग्रेजी नाम है, जिब टेढ़ा हो जाता है, कोई बात, भावनाओं को समझ लीजिएगा। सर, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और ये मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है। देखिए, ये बिल्कुल सही है। एक किसी प्रदेश के अंदर में या देश में चुनाव हो रहा है और इलेक्शन कमीशन, ये देखिए, सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा इसमें बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते ये चूंकि इलेक्शन कमीशन का मामला है और एक वो स्वतंत्र संस्था है, निकाय है, उसके क्रियाकलाप के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन एक इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, नहीं, हम एक सेकंड सर आपको रोकेंगे। हम ये प्रश्न आपसे इसलिए किए हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता के नाते आप बताइए। ये इसलिए भी जरूरी है इसलिए क्योंकि हम अधिवक्ता के साथ साथ इस देश के और इस प्रदेश के नागरिक भी हैं।
ये इसलिए जरूरी है कि जब साधारण तौर पे आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, घरों में कोई फंक्शन होता है, तो फंक्शन से पहले घर आप ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है सर। कहीं पेंट पुचारा जो भी चीजें हैं ठीक है, जो फर्नीचर वगैरह है उसको ठीक करते हैं। ऐसे ही बिहार में अगर कोई इलेक्शन है और इलेक्शन कमीशन को लगा कि नहीं वहां भारी मात्रा में कोई इस तरह गड़बड़ी है, जो मृत हो गए हैं उनका नाम अभी भी चल रहा है, जो कुछ लोग बाहर से हैं जो रह ही नहीं रहे हैं, सालों से उस सूची में चलते जा रहा है, और कुछ लोग बाहर से भी आ गए जो रोहिंग्या टाइप के लोग हैं, वो लोग भी यहाँ आकर के और यहाँ का लाभ उठा रहे हैं, उन सबका गहन पुनरीक्षण नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। और उसको ठीक करने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए। आप ही बताइए, जब हम किसी को अपने फंक्शन में निमंत्रण देते हैं तो जो हमारे दादा ने और उनके ऊपर की पीढ़ियों ने जो रजिस्टर तैयार किया होता है कि ये फलाने फलाने को इनविटेशन देना है, तो मान लीजिए उसमें से कुछ लोग वहां से चले गए तो उसको हम ठीक करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं सर, लेकिन सवाल ये ठीक करने की एक व्यवस्था है और ये एक सतत प्रक्रिया है। ये बिहार में ही नहीं पूरे प्रदेश में होकर के और हमारी मतदाता सूची दुरुस्त हो गए सर। एकदम हम आपकी बात से सहमत है, आपकी सारी बातों से हम सहमत हुए। लेकिन सर दुरुस्त करने में सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा डाला है, अंग्रेजी में पिटीशन, और उसने बोला है कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड नागरिकता का आधार नहीं है। तो सर आप हमको बताइए फिर भारत में नागरिकता का आधार क्या है? देखिए, इसके लिए अगर आप आधार के संबंधित जो कानून बने थे वो, उसमें फिर कहना चाहूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया। ठीक है सर। जब आधार का कानून संसद से पास हुआ, उस आधार के कानून में ही ये बात लिखी गई थी कि ये आधार जो है ये नागरिकता का प्रमाण है। बिल्कुल सर। आधार लाया किस लिए गया था उसके पीछे जाइए। जिस तरह के जितने भी जो यहाँ के लाभार्थी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जब बात चली, और उस समय से जो यूपीए की सरकार थी ये सपने के रूप में देख रही थी, लेकिन हमारी सरकारों ने, हमारी सरकार के जो प्रधानमंत्री थे उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने इस बात को करके दिखाया कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हम लोगों के खाते में पैसा देंगे। इसीलिए वहां पे उसके लिए ला गया था, लाभ पहुंचाने के लिए वो एक डॉक्यूमेंट था, न कि यहाँ का पहचान बनाने के लिए। इसीलिए वो उसको बाहर रखा गया है। लेकिन सर आज पासपोर्ट, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी अपनी जानकारी जितनी है अभी मैं बता दूं। अभी तो क्षेत्र में ही मैं काफी सालों से घूम रहा हूं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो फिर भी हमारा दरवाजा खुला हुआ है। मान लीजिए डॉक्यूमेंट आपने दिया और फिर भी वो किसी कारणवश उसके अंदर में नाम आपका नहीं जुड़ पाया, नाम कट गया या हटा दिया गया, तो आपके पास खुला हुआ है कि आप अपनी डॉक्यूमेंट जो भी उसमें प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आप जाइए और आपका मतदाता सूची में नाम जुड़ जाएगा। अगर आप यहाँ के नागरिक हैं तो डर किस बात का है भाई? नहीं, ये तो बात है सर, लेकिन सवाल मेरा ये था कि आज सरकार का कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनवाने जाइए उसके लिए आधार जरूरी है। आप निवास प्रमाण पत्र बनवाने जाइए आधार, आप पासपोर्ट इवन बनवाने जाइए तो उसकी भी शुरुआत जो होगी आधार से ही होगी। एक डॉक्यूमेंट है वो, आप देखिए, एक पहचान होना और एक डॉक्यूमेंट होना दोनों में अंतर है। डॉक्यूमेंट दो तीन हो सकते हैं, जैसे आप इसी में देखिए उन्होंने कहा कि 10th की मार्कशीट आप दे दीजिए, उसके अंदर में जन्म तिथि आपकी ये सब हो जाएगी। उन्होंने 1987 का एक बेस ईयर माना है और उसके पहले का है तो कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं है। 2003 में अगर आपके सूची में नाम है तो उसमें आपको देने की जरूरत नहीं, उसे सूची का फोटो कॉपी आप खींच कर दे दीजिए। इसी तरह आपको कहा है कि अगर कोई आपका निवास है या आपने कोई प्रॉपर्टी के पेपर हैं, इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो डॉक्यूमेंट का एक प्रकार हो सकता है, लेकिन सिर्फ आधार लेकर आप कहें कि यही मेरी पहचान है, तो आधार को जब यूपीए सरकार ने आधार का कानून बनाया उसमें पहचान पत्र होने से उसको मना किया। जो आज वो सड़कों के ऊपर अपना रोना रो रही है, ये रोना उसका ढकोसला है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या आपको लगता है क्या कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को कुछ ज्यादा घेर रहा है? देखिए, विपक्ष अनावश्यक जो है मुद्दे को उठाता है। विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो सरकार को घेरे, तो इसी तरह के मुद्दे को इमोशनल बना करके और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सरकार अपना काम करेगी, इनका जो काम है ये अपना करेगी। सर अब लंबी चौड़ी वार्ता हुई हम लोगों के विशेष मुद्दों पर, अब आते हैं अपने जिले में।
क्या आप मेरे इस बात से सहमत हैं कि कैमूर बीजेपी में गुटबाजी है? कोई गुटबाजी नहीं। अब हम इसलिए बोल रहे हैं आपको, एक प्रकरण घटित हुआ अध्यक्ष जी के ऊपर, उधर भी हम लोग ज्यादा नहीं जा रहे हैं, जो हो गया सो हो गया। उसके बाद भाजपा के ही कुछ नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर धरना प्रदर्शन दिए गए और बोला गया कि नहीं, ये जो हुआ है अलग हुआ है, या मतलब फाट दिखता हुआ दिखा। इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या गुटबाजी है बीजेपी? कोई, देखिए मेरे नजर में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन जो लोग भी आपको लग रहा है कि किसी ने धरना प्रदर्शन किया, क्या किया, वो यहाँ उपलब्ध हैं। उनसे अगर ये प्रश्न पूछेंगे तो ज्यादा सटीक वो जवाब दे पाएंगे कि उन्होंने क्यों किया, क्या उनकी मंशा रही थी, क्या किसी के उकसावे में आ गए या किसी के बहकावे में आ गए या किसी ने कान भर दिया। तमाम परिस्थितियां हो सकती हैं, बेहतर वही बताएंगे, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ठीक है सर। सर, जिले से भाजपा ब्राह्मण चेहरे को नकार रही है? ऐसी तो आपके पास सूचना है, मेरे पास नहीं। हाँ, मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि विगत कुछ दिन पहले कुछ हम लोगों के सूत्र होते हैं जिसको हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि कौन इस बात को बोला है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है, और ये इसलिए भी हम बोल रहे हैं कि रितेश पांडे गायक हैं और वो भाजपा के लिए ही लगे हुए थे कि हम वहीं से टिकट लेंगे, लेकिन वहां बात नहीं बनी तो फिर कहाँ चले गए? जन स्वराज में चले गए। और खबर जब हम लोग इसको टटोलने लगे तो ये बोला गया कि पहले से जो पार्टी बदल के लोग आए हैं उनको अगर हम टिकट नहीं देंगे तो कल 10-20 सीटों की जरूरत पड़ेगी, तो कौन अपना पार्टी छोड़कर आएगा? ये कौन बोल रहा है? हमारे पास तो इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि ये बात आपको कोई बोला हो कि आगे 10-20 लोगों की जरूरत पड़ेगी। हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 225 सीट और फिर से मोदी और नीतीश इस प्रदेश के अंदर में प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। 10-20 लोगों की जरूरत पड़ेगी सर, कोई ज्यादा नहीं हो रहा है? ये सूचना जो है ये आपके पास है, मेरे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं। सर, 225 सीट आप समझ रहे हैं? 225 सीट की प्रचंड बहुमत के साथ आप लिख लीजिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की बनने जा रही है और फिर से मोदी और नीतीश की जोड़ी, यहाँ डबल इंजन की सरकार लोक कल्याण के लिए काम करती रहेगी अगले 5 साल और। दर्शक ध्यान रखिएगा बात का, आप लोग भी देखिए, हमारे दर्शक बहुत ईमानदार हैं सर, एक एक बातों को याद रखते हैं। मैं इसीलिए डंके की चोट पे कह रहा हूं आपको। ठीक है सर। प्रशांत किशोर का विधानसभा घेरना सही था या गलत था? वो तो प्रशांत किशोर बताएंगे। नहीं, आप क्या समझते हैं उसके बारे में? वो वही बताएंगे। मेरे समझने से क्या फर्क पड़ता है? वो अलग दल है, उनका क्या स्ट्रेटजी है, वो किस लिए विधानसभा घेर रहे हैं, तो वही बता पाएंगे। मैं उनकी मंशा मैं कैसे जानूं? मैं कोई ज्योतिषाचार्य तो हूं नहीं। बात है, लेकिन सर यहाँ पर थोड़ा सा आप मुलायम दिख रहे हैं। नहीं, मुलायम नहीं दिख रहा हूँ। नहीं, इससे पहले ये तो प्रशांत जी बताएंगे। एक पार्टी का गठन किया है उन्होंने, उनकी कोई रणनीति रही होगी। अब देखिए, पहले जो हमने प्रश्न किया था और इस प्रश्न में कड़ी जुड़ रही है, क्या भाजपा ब्राह्मण को चेहरे को नकार रही है? और यहाँ से जो प्रशांत किशोर वाला सवाल पर आप थोड़ा सा मुलायम हुए। मुलायम नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है, वो समाज का सेवक होता है। आपके हर प्रश्नों का ठोक कर जवाब देगा और उसी जवाब देने के लिए मैं बैठा हुआ। फिर से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, पूछिए। प्रशांत किशोर का विधानसभा घेरना सही है या गलत है आपकी नजरों में? देखिए, इस तरह पहले तो प्रश्न नहीं हुआ करते कि एक वन लाइनर में कि ये सही है या गलत है। मैं एक कौन होता हूं उनको गलत कहने वाला और कौन होता हूं सही कहने वाला? वो उनका व्यक्तिगत, उनका अपना एक रणनीति है, वो अपना कर रहे हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ उन्होंने सोचा होगा इसलिए कर रहे हैं। ठीक है सर। सम्राट चौधरी जी का एक बयान आज हमने देखा कि 2005 में बिहार से 11% लोग बाहर जाते थे, आज यह डाटा 2% है। आप इस बात से सहमत हैं? ये तो आप अगर मैंने तो इस तरह का कोई बयान सुना नहीं है, देखा है। ये आप सम्राट चौधरी जी साहब से पूछिए कि क्या सर वो कहाँ हमको उनका डाटा, इस तरह डाटा मैंने देखा नहीं है, मैं देखूंगा तभी इसके ऊपर। 2 सवालों पर सर आप बड़ा बेहतरी से बचे हैं। अब आते हैं सर कैमूर जिले पर, किधर राजनीति जाती हुई दिख रही है? राजनीति एनडीए की तरफ जाती हुई दिख रही है। ठीक है, एनडीए में किस व्यक्ति को टिकट यहाँ पर? ये तो देखिए पार्टी तय करती है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी, ये सबको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। ठीक है। और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी
इसलिए भी है कि इसके सिस्टम जो हैं वो बड़े ही अलग अलग लेवल है इसमें। तो कोई ये कह देना कि यहां से कोई एक व्यक्ति कह देगा कि ये टिकट डिसाइड हो गई, तो ये झूठी बातें हैं। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है। एक हर लेवल में वो चीजें कर करके और लास्ट में जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो उसको तय करता है और तब नाम उसमें से निकल कर आता है। छोटा सा एक सवाल पूछ लेते हैं सर। कैमूर विधानसभा में शायद सर्वाधिक संख्या में ब्राह्मण जनसंख्या है, क्या इस आंकड़े का मतलब मान सम्मान रखेगी भाजपा इस बार? कैमूर विधानसभा नहीं, भभुआ विधानसभा, भभुआ 205। हाँ, यहाँ ब्राह्मण की संख्या बहुलता में है। क्या इस आंकड़े का मान सम्मान रखेगी भाजपा? क्यों नहीं रखेगी? आपको आंकड़ा बताता हूँ, 1995 से लेकर के 2020 तक भारतीय जनता पार्टी का हमेशा जो भभुआ 205 विधानसभा में जो कैंडिडेट रहा है वो ब्राह्मण समुदाय से रहा है। इसीलिए मैं पूछा। तो ब्राह्मण समुदाय अभी भी ये उम्मीद करता है कि 2020 तक जब ये है तो आगे भी ऐसे चलेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। भरत बेन जी कहाँ जाएंगे? अब वो पार्टी बताएगी कहाँ जाएंगे। चलिए एक सवाल को घुमाकर पूछते हैं, भरत बिंद भाजपा के गले की फांस बन गए हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, दूसरे दल से भी हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उसको आप विधायक कह लीजिए या एक कार्यकर्ता कह लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रेरित होकर जब वो आता है तो यहाँ के विचार और संस्कार को अपना करके वो भी इस देश के और प्रदेश के और क्षेत्र के विकास करने में अपना जो भी योगदान देता है वो लग जाता है। वो इस महत्वाकांक्षा के साथ नहीं आता है कि बस मैं आया और मुझे टिकट मिल जाए, मिलना न मिलना वो नेतृत्व तय करेगा, लेकिन वो भी अपना काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं। अब देखिए सर, हम इसलिए पूछ रहे थे, पूरे सवाल का जो निचोड़ था वो एक इंफॉर्मेशन था जो हमको मिला था। बोला यह गया कि भरत बिंद जी का टिकट लगभग तय था, फिर ब्राह्मण समुदाय में नाराजगी देखने को मिली, इसलिए सर्वेयर फिर आए जिले में और सर्वे करके बोले कि नहीं, जो भी ब्राह्मण कैंडिडेट हैं वो क्षेत्र में अपना एक्टिव हो जाए। इसलिए मैंने इस सवाल को किया था सर। नहीं, देखिए वो नेतृत्व तय करेगा। देखिए, टिकट मिलना सभी लोग जो भी कार्यकर्ता है उन सभी कार्यकर्ता की एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सबकी एक महत्वाकांक्षा होती है कि हम मुझे भी पद मिल जाए, मुझे भी टिकट मिल जाए, मैं भी चुनाव लड़ूं, मैं भी अध्यक्ष बनूं, उपाध्यक्ष बनूं, तमाम महासचिव बनूं, सबकी एक महत्वाकांक्षा होती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सभी लोग लगे हुए हैं, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। पार्टी जिसको आशीर्वाद देगी उसके साथ लग करके काम कर लेना। ठीक सर, एक सर्वे हम लोग डाले थे अपने चैनल पर कि भभुआ विधानसभा में किसको टिकट मिलना चाहिए, और ठीक ठाक आंकड़ा सर आपके पक्ष में आया। आप भी चाहते हैं कि आपको टिकट मिले? क्यों नहीं, मैं भी खर्च करता हूं, मैं भी चाहता हूं कि मुझे टिकट मिले, मैं भी चुनाव लड़ूं और यहाँ इस भभुआ विधानसभा की जनता का मैं सेवा करूं, और जो भी मेरे पास जो एक पॉलिटिकल विजडम है उसका फायदा हमारे प्रदेश इस क्षेत्र की जनता को मिले। वो इसलिए भी मिले कि मैं किसान का बेटा हूं और मैंने अपने आप को, मैं चाहे पढ़ करके आगे बढ़ करके अपने आप को विकसित किया है और सबसे पहले अपने आप को मैंने मजबूत किया है, और मुझे लगा कि नहीं, अपने आप को मैंने मजबूत कर लिया और मेरे इस अनुभव का और मेरी इस क्षमता का फायदा भभुआ विधानसभा की जो 3 लाख मतदाता है और 5 लाख के करीब में यहाँ जनता है, उसका जो पोटेंशियल है जिसके अंदर है वो उसका फायदा उसको मिले। इसलिए मैंने ये मन बनाया कि नहीं, यहाँ क्षेत्र में जाकर के जो मेरी जन्मभूमि है, जो प्रभु श्री राम ने कहा था कि जननी जन्मभूमि स्वर्गावती, जो स्वर्ग से भी बड़ी है, उसके लिए मैं कुछ अपना योगदान दूं, सेवा करूं, ये मन बनाकर मैं आया हूं। मैं भी चाहता हूं कि मुझे टिकट मिले और मैं जनता की सेवा करूं। सर, अपनी 2 कमियों के बारे में बताइए। क्या पूछा आपने? अपनी 2 कमियों के बारे में बताइए। कोई व्यक्ति अपनी कमियां नहीं बताता है सर। अच्छाई, आप नेगेटिविटी से शुरू मत कीजिए, आप पूछिए कि अच्छाई क्या है। नहीं सर, अच्छाई तो सब बता देता है, वो व्यक्ति वह मजबूत होता है जो कमी देखिए, कमी बताना कायरों का काम है। योद्धा होते हैं वो अकेले भी रहेंगे। राणा सांगा, महाराणा प्रताप छोटी छोटी टुकड़ी लेकर के भी वो
जाकर के लड़ाइयां लड़ी। अगर वो कमी लेकर बैठ जाते तब तो वो लड़ाई नहीं लड़ पाते। गुस्सा आता है सर आपको? गुस्सा क्यों नहीं, मानव जीवन है, स्वाभाविक है। गलत चीज पे गुस्सा भी आता है और सही चीज पे हंसी भी आती है। चलिए, कैसा लगा सर आपको इंटरव्यू? बहुत बढ़िया। आप इस बतकही के एपिसोड में ये इस तरह की जो नोक झोंक और तीखे प्रश्न का जो जवाब दिया गया, आप दर्शक इसको देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी इसी कामना के साथ मैं अपने इस, शायद ये इंटरव्यू का अंत ही है, मैं सबको प्रणाम करता हूं और नमस्कार करता हूं। दर्शकों, यही चीज हम लोग कमाना चाहते हैं। जिनके साथ इंटरव्यू करें वो कहें कि नहीं, प्रश्नों को ठोक ठठाकर और मजबूती से पूछा गया था। और लोकतंत्र हमारा तभी सशक्त होगा कि जो व्यक्ति सत्ताधीश है या सत्ता का दावेदार है, उसको सारे प्रश्नों को जवाब देना चाहिए। और थोड़ा सा कड़े शब्द में बोलूं तो जवाब देना पड़ेगा। नमस्ते, आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए।